नमस्कार। इस वीडियो में हम बीए पार्ट तृतीय के प्रथम पेपर के जो चैप्टर हॉब्स लॉ ऑफ रूसो है उनमें लॉक का अध्ययन करेंगे। जॉन लॉक सामाजिक समझौता सिद्धांत के तीन विचारक है। हॉब्स, लॉक, रूसो जो राइट्स की उत्पत्ति के संबंध में जो सामाजिक समझौता सिद्धांत है उसका प्रतिपादन करते हुए अपने जो विचारक हैं, जो विचार हैं उनको प्रतिपादित करते हैं और साथ ही साथ राज्य की उत्पत्ति के साथ राज्य, सरकार, व्यक्ति के आपसी संबंध, राजनीतिक दायित्व और अधिकारों, संप्रभुता आदि आदि के बारे में अपने विचार प्रकट करते हैं। यहाँ हम जॉन लॉक के सामाजिक समझौता सिद्धांत के बारे में जानने की कोशिश करेंगे कि सबसे पहले उनका जीवन परिचय है। जॉन लॉक इंग्लैंड का रहने वाला था और 1632 में उसका जन्म हुआ था और उनके जन्म के समय ब्रिटेन में राजतंत्र और संसद के बीच संघर्ष की स्थिति कायम थी। जॉन लॉक का मित्र व सहयोगी एस्ले हिगवादी यानी उदारवादी था, जो संसद का समर्थक था, तो उसका प्रभाव उस पर पड़ा और इसी के फलस्वरूप, इस प्रभाव के फलस्वरूप लॉक है वो उदारवादी है, लोकतंत्र का समर्थक है और 1688 में जो गौरवपूर्ण क्रांति होती है इंग्लैंड की, रक्तहीन क्रांति जिसको कहते हैं, उसका प्रभाव भी जो लॉक है उसके व्यक्तित्व पर पड़ता है। लॉक की जो रचनाएं हैं प्रमुख रूप से तीन रचनाएं हैं जो टू ट्रीटेज ऑन सिविल गवर्नमेंट 1690 में प्रकाशित हुई थी और मानव बोध से संबंधित निबंध है वो भी 1690 में आया और ऐसे ऑन टॉलरेंस, सहिष्णुता पर निबंध। इनमें सबसे महत्वपूर्ण जो किताब है वो है टू ट्रीटेज ऑन सिविल गवर्नमेंट। इसमें लॉक अपने सामाजिक समझौता सिद्धांत का जो प्रतिपादन है वह करता है और अपने सामाजिक समझौता सिद्धांत के प्रतिपादन में वो प्राकृतिक अवस्था, मानव स्वभाव, सामाजिक समझौता और सामाजिक समझौते का स्वरूप आदि के बारे में लंबा विवेचन। लॉक का मैं अपनी जो पुस्तक है उसका जो सामाजिक समझौता सिद्धांत है टू ट्रीटेज ऑन सिविल गवर्नमेंट है, उसमें इसका प्रतिपादन करते हुए वह मानव को जो स्वभाव है उसकी व्याख्या करते हुए कहता है कि मानव स्वभाव है वो स्वभाव से वो सामाजिक प्राणी है। उसमें विवेक, प्रेम, दया, सहानुभूति, सहयोग की भावनाएं पाई जाती है। ये हॉब्स के बिल्कुल विपरीत मानव स्वभाव को मानता है, जहाँ हॉब्स प्राकृतिक अवस्था में मानव स्वभाव को झगड़ालू, ईर्ष्यालु और संघर्ष की स्थिति मानता है। तो प्राकृतिक अवस्था को उसी भांति वह शांति की, सद्भाव की और सहयोग की प्राकृतिक अवस्था वह घोषित करता है और लॉक के अनुसार प्राकृतिक अवस्था नैतिक नियमों वाले प्राकृतिक कानून से संचालित थी। इसमें व्यक्ति को तीन प्रकार के अधिकार प्राप्त थे: लाइफ, लिबर्टी एंड इक्वलिटी, यानी जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति। ये तीन अधिकार है व्यक्ति को प्राकृतिक अधिकार लॉक घोषित करता है और इन्हें वह अदेय घोषित करता है कि वह किसी को दिए नहीं जाते, वो प्राकृतिक व्यक्ति को जन्म से प्राप्त होते हैं, ये जन्मजात है। प्राकृतिक अधिकार ऐसे अधिकार होते हैं जो व्यक्ति को अपने जन्म के साथ ही मिलते हैं, उन्हें कोई सरकार या कोई व्यवस्था सौंपती नहीं है, वो व्यक्ति जन्म से लेकर पैदा होता है और उन्हें कोई सरकार छीन नहीं सकती। लॉक का ऐसा मानना है।
यद्यपि प्राकृतिक अवस्था शांति की अवस्था थी। तो सवाल उठता है कि सामाजिक समझौते की आवश्यकता क्यों पड़ी। इसके संबंध में लॉक का तर्क है कि 3 आधारभूत कमियां इस प्राकृतिक अवस्था में थी जिनके कारण मानव को सामाजिक समझौता करने के लिए बाध्य होना पड़ा। सबसे पहला है कानून की उद्घोषणा करने वाली जो विधायिका थी उसका अभाव। कानून को लागू करने वाली जो संस्था है कार्यपालिका उसका अभाव था। और प्राकृतिक कानून के आधार पर न्याय करने वाली संस्था यानी न्यायपालिका का अभाव था। इसलिए व्यक्तियों को प्राकृतिक जो अधिकार है उनके उपभोग में परेशानी आती थी और उन्हें दूर करने के लिए ही व्यक्ति समझौता करने के लिए सहमत होते हैं। लॉक की प्राकृतिक अवस्था इन कमियों को दूर करके और छोड़ने के लिए बाध्य होने की जो स्थिति है वो लॉक बताता है और वो कहता है कि इस कमी को दूर करने के लिए व्यक्ति एक स्थान पर एकत्रित हुए और उन्होंने 2 समझौते किए। आप जबकि एक समझौता करता है जो सामाजिक समझौता है, लेकिन लॉक यहाँ पर 2 समझौते करता है। पहला समझौता है वो नागरिकों के आपसी मध्य में होता है, नागरिकों के बीच में होता है, जो कि जिसमें नागरिक समाज की स्थापना होती है। तो पहला समझौता है वो नागरिक समझौता है। दूसरा सामाजिक समझौता है जो नागरिक समाज और सरकार के बीच में होता है, उसके द्वारा सरकार की स्थापना होती है। यानी लॉक ने जो प्राकृतिक अवस्था छोड़कर सामाजिक समझौता करने की जो स्थिति बताई है उसमें 2 समझौते के बाद में लॉक समाज में कानून व्यवस्था और न्याय की स्थापना के लिए सहमत हो जाता है व्यक्ति प्राकृतिक अवस्था को छोड़ने के लिए। और उसने इस जो समझौता है उस नागरिक समाज की कुछ विशेषताएं बतलाई हैं। पहला समझौता है जिसके द्वारा नागरिक समाज की स्थापना हुई है। द्वितीय समझौता है जिसको सामाजिक समझौता कहता है, उससे वो अस्थायी है, जबकि पहला स्थायी है। समझौते के द्वारा जो सरकार है जिसकी स्थापना की जाती है दूसरे समझौते के द्वारा, उसमें सरकार एक एजेंट मात्र है जो सामाजिक समझौते को लागू करेगी, अर्थात वह सर्वोच्च सत्ता संपन्न नहीं है। सर्वोच्च सत्ता संपन्न जनता है। लॉक समझौते में प्राकृतिक अधिकारों की बात स्वीकार करता है कि व्यक्ति को जो प्रदत्त अधिकार है लाइफ, लिबर्टी और इक्वलिटी के जीवन स्वतंत्रता संपत्ति का जो अधिकार है वो पूर्ण रूप से समझौते के अंतर्गत भी सुरक्षित है। लॉक राज्य, सरकार और समाज तीनों में अंतर करता है, जबकि हाब्स नहीं करता है। प्राकृतिक अवस्था में समाज था परंतु राज्य नहीं था। समाज तो प्रचलित था, समाज तो पहले से स्थापित था जो प्राकृतिक नियमों के आधार पर चलता था, लेकिन उसमें जो अस्पष्टताएं थी उनको दूर करने के लिए ही तो राज्य की स्थापना की आवश्यकता पड़ी। दूसरे समझौते के द्वारा शासन के 3 अंग हैं जिनकी स्थापना होती है, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। जो तीनों जो अंग हैं वो अपना अपना काम करते हैं। विधायिका कानून बनाती है, कार्यपालिका उनको लागू करती है और न्यायपालिका उन कानूनों के आधार पर न्याय करती है। कार्यपालिका के एक अंग के रूप में न्यायपालिका की स्थापना लॉक करता है और कार्यपालिका के उपअंग के रूप में संघ नामक संस्था जो वैदेशिक संबंधों का संचालन करती है, जो एसोसिएशन है वो वैदेशिक संबंधों का संचालन करती है। लॉक जनता को शासन के विरुद्ध विद्रोह का अधिकार भी देता है। लॉक का कहना है कि यदि सामाजिक समझौते से जो सरकार की जो स्थापना होती है वह यदि नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करने में अक्षम हो या नागरिक अधिकारों का हनन करे या जो
तीन प्राकृतिक अधिकार लॉक ने जो बतलाए हैं, उनको यदि सुरक्षित रखने में असमर्थ है या जनता पर अत्याचार करती है तो व्यक्ति जो सत्ता में सरकार है उसको हटा सकती है। इस प्रकार लॉक के अनुसार राज्य एक निर्मित संस्था है, कृत्रिम संस्था है, जिसका उद्देश्य व्यक्ति के अधिकारों की रक्षा करना है और उसके अनुसार व्यक्ति साध्य है और राज्य साध्य है। यहीं से लॉक का जो विचार है वो एक व्यक्तिवादी है और उदारवादी है। लॉक के सामाजिक समझौता सिद्धांत की आलोचना की जाती है कि लॉक ने जो सामाजिक समझौता किया है वह अनेक रूप से अस्पष्ट है। वह मानव स्वभाव का एक पक्षीय चित्रण करता है, जबकि मानव में सद्गुण ही सद्गुण नहीं बल्कि दुर्गुण भी होते हैं, दोनों साथ साथ पाए जाते हैं। लॉक की जो प्राकृतिक अवस्था लॉक ने जो वर्णित की कि शांति, सहयोग और परस्पर लाभ की स्थिति या सहयोग की अवस्था थी, ऐसी अवस्था हमें इतिहास में कहीं देखने को उदाहरण से नहीं मिलती। इस प्रकार से लॉक का जो सामाजिक समझौता सिद्धांत है वो अनैतिक है। प्राकृतिक अधिकारों की जो धारणाएं वो भी अवैज्ञानिक है। अधिकार वो सुविधाएं हैं जिन्हें समाज मांग करता है और राज्य उनको कानून के माध्यम से स्वीकृत करता है और उल्लंघन पर दंड की व्यवस्था करता है। जब प्राकृतिक अवस्था में राज्य ही नहीं था तो राज्य के बिना अधिकार होना संभव नहीं है। ये वैज्ञानिक धारणा स्पष्ट हो सकती है अधिकारों के संबंध में, क्योंकि कानूनी सिद्धांत ये मानता है कि बगैर राज्य के अधिकार बेमानी है। लॉक राज्य की उत्पत्ति को समझौते के आधार पर जो मानता है कि राज्य समझौते का परिणाम है, वह अधिकांश विद्वान उसको अस्वीकार करते हैं। उनका कहना है कि राज्य की उत्पत्ति किसी समझौते से नहीं हुई है, बल्कि राज्य क्रमिक विकास का परिणाम है। ऐतिहासिक विकास के क्रम में धीरे धीरे जैसे जैसे व्यक्ति की चेतना का विकास होता है, वैसे वैसे ही राज्य नामक संस्था है वो वर्तमान रूप में आकार ग्रहण करती है। इसी प्रकार से लॉक क्रांति का अधिकार जनता को दे देता है कि यदि सरकार असमर्थ है प्राकृतिक अधिकारों की रक्षा करने में या उन पर अत्याचार करती है तो व्यक्ति विद्रोह कर सकता है। इस प्रकार से लॉक है वह शासन के प्रति विद्रोह का अधिकार देकर अस्थिरता को बढ़ावा देता है कि कोई व्यक्ति यदि सरकार से असंतुष्ट है तो वह प्राकृतिक अधिकारों के उल्लंघन के नाम पर सरकार के खिलाफ विद्रोह भी कर सकता है। यद्यपि लॉक की आलोचना की जाती है, लेकिन लॉक के योगदान को नकारा नहीं जा सकता। जहां हॉब्स निरंकुश शासन का समर्थन करता है, लॉक ने निरंकुश राजतंत्र के स्थान पर सीमित राजतंत्र का समर्थन किया है और वहीं से संवैधानिक शासन है उसका विकास का मार्ग प्रशस्त होता है। दूसरा, शासन का आधार जन सहमति है। लॉक इस सत्य को भी उद्घाटित करता है और वर्तमान समय में भी ये लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में हम अच्छी तरह से देखते हैं कि वही सरकार अपना कार्यकाल पूरा कर पाती है जो जनता में अपना विश्वास कायम रख पाती है। अन्यथा जनता 5 साल के बाद चुनावों के माध्यम से उसे अपदस्थ कर देती है। धार्मिक सहिष्णुता पर भी लॉक बल देता है और शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत का भी वह प्रतिपादन करता है कि शासन के 3 अंग हैं, तीनों के अलग अलग कार्य हैं और एक दूसरे के कार्यों में कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकता। वो लॉक से प्रेरित है जो बाद में मॉन्टेस्क्यू ने दिया था शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत। इस प्रकार से वो शक्ति पृथक्करण सिद्धांत का अग्रदूत है जो मॉन्टेस्क्यू ने दिया है। तो मॉन्टेस्क्यू की जो अवधारणा है उसको लॉक ने पहले ही अपने सामाजिक समझौते सिद्धांत में वर्णित कर दिया था। इसी प्रकार से जो राजनीतिक लोकतंत्र है उसका वह प्रतिपादक है और इस रूप में वह संप्रभुता के राजनीतिक संप्रभुता का प्रतिपादक है कि शासन का आधार जन सहमति है। बगैर जन सहमति के शासन स्थायी
नहीं हो सकता। तो इस प्रकार से वह जन सहमति के आधार पर राजनीतिक संप्रभुता का प्रतिपादन करता है कि सरकार जनता की इच्छाओं को लागू करने वाला एक साधन है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि राजनीतिक लोकतंत्र का लौ अग्रदूत है। यही लाभ का सामाजिक समझौता सिद्धांत। धन्यवाद।